नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल त्रिपाठी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। बाबा साहेब आज संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने किए अपने श्रद्धासुमन अर्पित। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला अनुपूरक बजट पेश। विकास को गति देने के लिए 33,789.54 करोड़ के बजट में औद्योगिकरण, निवेश प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली में भी मतदान संपन्न। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में किया मतदान। नगर निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी। लखनऊ और कानपुर सहित 8 मेयर पद अनारक्षित। 17 नगर निगमों के मेयर सहित 760 निकायों के अध्यक्ष पद का आरक्षण तय। और विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुलायम सिंह के साथ एक संघर्षपूर्ण राजनीति का अंत। आज संविधान के निर्माता या फिर कहें कि जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न भी रहे, उनकी आज पुण्यतिथि है। देश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने वंचितों, महिलाओं और श्रमिकों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब उन्हें राष्ट्र के संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून न्याय मंत्री थे, भारतीय संविधान के जनक थे और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों और सांसदों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में विकास की को गति देने के लिए सरकार ने सोमवार को विधानसभा में अनुपूरक अनुदान बजट पेश किया। 33,789.54 करोड़ के पेश बजट में ऐसी व्यवस्था है जिससे औद्योगिकरण, निवेश प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, सड़क तथा अन्य विकास कार्यों को गति दी जा सके। सरकार ने नए शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कुंभ 2025 की तैयारियों के साथ ही विकास योजनाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट में 14,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं हैं, जबकि 15.32 करोड़ स्टेट डाटा सेंटर के विस्तारीकरण के लिए, 4,000 करोड़ रुपए नए शहरों के विकास के लिए, 296 करोड़ रुपए ग्लोबल समिट के लिए और बिजली परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 5 राज्यों में 6 विधानसभा क्षेत्रों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पार्टी उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह शाक के मुकाबले में है। ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के निधन के कारण रिक्त हुई है। रामपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां को अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली हुई है। उन्हें नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में दोषी पाया गया था। इस सीट पर भाजपा के आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के आसिम राजा सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। खतौली विधानसभा सीट भाजपा के विधायक विक्रम सिंह सैनी को 2 वर्ष की सजा होने के कारण रिक्त हुई है। उन्हें 2013 में हुए दंगे में एक मामले में दोषी पाया गया है। यहां से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है।
दो प्रदेशों गुजरात और हिमाचल में चुनाव और 5 राज्यों के उपचुनाव के मतदान समाप्त होते ही दलों की जीत और हार की अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। एग्जिट पोल के माध्यम से जो अनुमान सामने आ रहे हैं उनमें गुजरात में लगातार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से आगे बताया जा रहा है। गुजरात में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ त्रिकोणीय लड़ाई में ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा को 2/3 सीटें देते नजर आ रहे हैं। अनुमानों में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। पार्टी यहां अपनी पुरानी सीटें भी बचा पाने में नाकाम दिख रही है। आम आदमी पार्टी मत प्रतिशत के आधार पर बेहतर करती नजर आ रही है। बता दें कि यह सिर्फ अनुमान है, नतीजे 8 दिसंबर को मतगणना के बाद ही सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसके बावजूद 3 एग्जिट पोल में भाजपा अपनी सरकार बचाती नजर आ रही है। समाचारों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी। लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद समेत महापौर की 8 सीटों को अनारक्षित रखा गया है। महापौर की कुल 17 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 2, ओबीसी के लिए 4, महिला के लिए 3, जबकि सामान्य के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। प्रदेश में कुल 762 निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत हैं। इनके साथ ही कुल 13,965 वार्ड हैं। 545 नगर पंचायतें हमारी हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षण 73 सीटों का किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए 25 सीट और अनुसूचित जाति अन्य के लिए 48 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 सीट, क्योंकि हमारे राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कम है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की 1 सीट करते हुए पहली वरीयता महिला को जाती है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की महिला को 1 सीट जाती है। पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे 147 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 49 मतलब 49 सीटें आरक्षित की गई हैं और पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए 98 सीटें आरक्षित की गई हैं। पंचायतों में, नगर पंचायतों में महिलाओं की कुल सीट 107 आरक्षित है और नगर पंचायतों में जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित जो कुल सीटें हैं वो 217 हैं। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सोमवार को विधानमंडल सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई। सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधानसभा में नेता सदन मुलायम सिंह यादव को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो असाधारण ग्रामीण परिवेश से आए, जमीन से जुड़े नेता थे, लेकिन सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां असाधारण रहीं। उनके निधन से एक भारतीय संघर्षशील युग का अंत हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने का सराहनीय निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को लगभग 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सभी के लिए दुखद है। भारत की राजनीति में श्री मुलायम सिंह यादव जी का
एक दीर्घ अनुभव और योगदान रहा है। वे एक साधारण परिवेश से आए, जमीन से जुड़े नेता थे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां असाधारण रही हैं। श्री मुलायम सिंह जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जनपद के सेफई ग्राम में हुआ था। 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज सेवा से जुड़ गए। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, वाराणसी में काशी तमिल संगमम चल रहा है। इसमें तमिलनाडु से विभिन्न समूह आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं। ये सभी कलाकार साथी अतिथि हमारे जो हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और गंगा तट घाट आदि का भी आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही एक समूह काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय मौजूद है, जहां हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह भी हैं। आइए चलते हैं उनके पास और जानकारी के लिए। हरकेश, काशी तमिल संगमम में विभिन्न विधाओं से जुड़े, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया हूँ, हल्का वाराणसी का जिक्र सुन पाया हूँ। ये जी काशी विश्वनाथ मंदिर में मैं अभी जी आप बताएं। और जी बताएं। जो तमिलनाडु से ग्रुप आया हुआ है, ये इंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, जो अभी यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के बाद ये लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। यहाँ पर इनका आदर सम्मान किया जाएगा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और काशी विद्वत परिषद की तरफ से। इसके बाद इन लोगों को गंगा दर्शन के लिए ले जाया जाएगा और गंगा दर्शन के बाद ये लोग मां विशालाक्षी का मंदिर है पास में, वहां दर्शन करने जाते हैं। फिर उसके बाद मां अन्नपूर्णा के दर्शन करेंगे और उसके बाद दोपहर का भोजन यहाँ पर इनका कराया जाएगा। इसके बाद जो ये इंटरप्रेन्योर ग्रुप है, इसको काल भैरव के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ पर ये काल भैरव का दर्शन करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे विश्राम की इनकी व्यवस्था की गई, ठहरने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे विश्राम करेंगे। और शाम के समय क्रूज से इनको घाट दिखाए जाएंगे, घाट के दर्शन कराए जाएंगे, गंगा आरती दिखाई जाएगी। तो काशी में जो महत्व है, जो दृश्य देखने योग्य हैं, उनका पहला दिन जो होता है, जो भी ग्रुप आता है, जो समूह आता है, उसका पहला दिन इसी पे होता है, धार्मिक आस्था के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का, काल भैरव के दर्शन करने का, मां विशालाक्षी के दर्शन करने का और मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने का। इसके बाद जो आपको दिखाते हैं वो शाम के समय जो गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने कई राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया है, गंगा आरती दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हरकेश आपको ये जानकारी देने के लिए। वहां बने रहिए और हमारे तमिल अतिथि आ रहे हैं, उनके बारे में समय समय पर हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाते रहिए। समाचारों में आगे बढ़े इससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा अल्प विराम। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर, पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। विराम के बाद पुनः आपका स्वागत। अब इस बुलेटिन के शेष समाचार। जनपद बलरामपुर में BCM ग्रुप की बलरामपुर व तुलसीपुर चीनी मिल में पेराई सत्र 2022-23 की शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ हुई। पेराई सत्र की शुरुआत होने से किसानों में खुशी देखी गई, जो अब पेड़ी गन्ना काटकर गेहूं की बुआई कर सकेंगे। इस अवसर पर अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। बलरामपुर जिले के किसानों का मुख्य नकदी फसल गन्ना ही है। इसके द्वारा ही किसान अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता है। गन्ने के बड़े क्षेत्रफल को देखते हुए जिले में 3 चीनी मिलें स्थापित हैं, जिसमें पेराई सत्र की शुरुआत हो चुकी है। किसानों ने कहा कि अब हमारी अन्य फसलों की बुआई समय पर हो सकेगी। बलरामपुर चीनी मिल के ग्रुप को बहुत सा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि ये अपना जो बलरामपुर एरिया है, गन्ना आच्छादित एरिया है,
गन्ने के ही ऊपर यहाँ किसानों की लड़कियों की शादी, इलाज में हर संभव मदद मिलती है कि आज बलरामपुर चीनी मिल ने अपने सीजन का आगाज किया है और हमारे CMD माननीय श्री विवेक सरावगी के द्वारा इस प्लांट के अंदर 353 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है। हमने अपनी प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई है और अपनी डिस्टिलरी की भी क्षमता बढ़ाई है और पूर्व की भांति किसान भाइयों को पेमेंट हमारे द्वारा समय पर दिया जाएगा और किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बलरामपुर चीनी मिल के में से गन्ना सप्लाई करते हैं और हम बड़े ग्रोवर में से किसान हैं और हमको जो है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बराबर मिलता जाता है। हम अच्छी खेती का अच्छी प्रजात का गन्ना बोते हैं और हमारा सहयोग KPC दे रहे हैं बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा उपज करते हैं और करीब 15-20 साल से हमारा सप्लाई इतना ही रहता है 4400, 4500, 4200 और टाइम से खेती करते हैं, टाइम से मिल में गन्ना बेच देते हैं, गेहूँ बो लेते हैं, लाई बो लेते हैं। गोंडा विकास भवन में खिलौना बैंक की स्थापना की गई है। खिलौना बैंक का उद्घाटन आकांक्षा समिति के अध्यक्ष शांभवी सिंह ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार गौतम सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर आदि मौजूद रहे। शांभवी सिंह ने बताया कि यह खिलौना बैंक सभी के सहयोग से संचालित किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा खिलौना बैंक में बड़ी संख्या में खिलौने जमा किए गए हैं। खिलौना बैंक में ऐसे खिलौने उपलब्ध कराए जाएंगे जो बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हों। जिलाधिकारी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्लेइंग के साथ लर्निंग की सुविधा देना है, जिससे बच्चों का मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी हो सके। विकास भवन में आज आकांक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय के द्वारा खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर प्लेइंग के साथ साथ लर्निंग भी हो। लर्निंग वाइल प्लेइंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में और केंद्र में ही ये खिलौने रहेंगे, वहाँ पे लोग खेलेंगे भी और उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से एक आज खिलौना बैंक, जिसकी हमने पहले घोषणा की थी, आज उसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे आके विकास भवन में इसका बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। यहाँ पे हम इस खिलौने बैंक के जरिए जो है बच्चों तक जो है जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ तक जो है बच्चों को खिलौने पहुँचे, उससे उनकी जो है शिक्षाप्रद हो और इसके जरिए जो है जगह जगह जो है जो केंद्र हैं वहाँ पे सभी बच्चे लाभान्वित हो। हाँ, कुछ एजुकेशनल टॉयज भी हम इसमें इंक्लूड कराएंगे कि बच्चे जो है खेल के माध्यम से जो है डिफरेंट जो है सीख सके, एजुकेशनल हो। ललितपुर जनपद के महरौनी में जन्मे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीद पंडित राजेंद्र शुक्ल को नमन कर याद किया गया। हर साल की भांति इस बार भी महरौनी में 5 दिसंबर से शहीद महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर महरौनी के शहीद पार्क में जनपद के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके त्याग और बलिदान को याद किया गया। स्कूली बच्चों ने अमर शहीद की कुर्बानियों को याद करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। हमारे पंडित राजेंद्र शुक्ल जी 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे, जिन्होंने देश की सेवा की है, हम लोगों की रक्षा की है, देश की रक्षा की है। तो यही हम सब समिति की तरफ से हम पूर्व सैनिक आए हुए हैं, जिनकी श्रद्धांजलि हम लोगों ने सब समर्पण किया है। उनकी सद्भावना के लिए हमेशा याद रखेंगे। यही हमारी तरफ से महरौनी के वासियों के लिए, देशवासियों के लिए हम यही प्रेरणा देते हैं कि इनकी यादगार के लिए अच्छा सा कार्यक्रम हो। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए भी उन्हीं के जैसे बनना चाहिए, हम भी देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। और हर वर्ष उनके उपलक्ष्य में हम लोग अमर शहीद दिवस मनाते हैं और जो अभी भी मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी थी और हम भी ऐसा ही करें, उनके रास्ते पर हमें चलना चाहिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से ऐसे गरीब और असहाय लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद मिल रही है जो निजी बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।
फतेहपुर जिले के बदले का पुरवा गांव निवासी 27 वर्षीय अलका देवी का ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। यूं लगा कि जिंदगी ने साथ छोड़ना तय कर लिया है। लाभार्थी के पति की आमदनी का जरिया सिर्फ मजदूरी थी। ऐसे में सर्जरी के लिए 1.5 लाख रुपए से ऊपर का खर्च गरीब के सामने खड़ी मौत से कम नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड ने जिंदगी वापस दे दी। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से SGPGI लखनऊ में भर्ती कर इंटरवेंशनल न्यूरोडियोलॉजी के जरिए सर्जरी की गई, जिसमें आयुष्मान कार्ड से लगभग 1,65,000 रुपए का खर्च आया। अब लाभार्थी अलका देवी बिल्कुल स्वस्थ हैं। जनपद फतेहपुर में लगभग 3,11,000 पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 12,000 से ऊपर लाभार्थियों ने अभी तक इस योजना का लाभ भी उठाया है। मेरे माइंड में वो नस जुड़ गई थी। नस मैंने ऑपरेशन, वो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर मैंने वो आयुष्मान कार्ड बनवाया, वहाँ से फिर इलाज हुआ। मेरे पति तो यहाँ किसानी करते हैं, मजदूरी करके हम लोग खाते पीते हैं, नौकरी नहीं है हमारे पास। बहुत अच्छी योजना है। अगर ये योजना नहीं होती तो हमारा इलाज नहीं हो पाता। इनके आँख में जो दिक्कत थी, बहुत परेशान थे, बहुत इलाज करवाया लेकिन नहीं ठीक हुए। इसके बाद वो आयुष्मान कार्ड बनवाया। इसके बाद उसके जरिए से इन्हें PGI लखनऊ में हॉस्पिटल में भर्ती करा के उनकी इलाज करवाया। आज इनका सही है, जब से ऑपरेशन हुआ तब से सही है। जनपद फतेहपुर में संचालित आयुष्मान कार्यक्रम के तहत जनपद में लगभग 12 लाख कार्ड बनाए जाने हैं, जिसमें से वर्तमान समय में 3,11,000 के आसपास कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन कार्डों में लगभग 12,000 लोगों ने आयुष्मान कार्ड का प्रयोग करते हुए जनपद के विभिन्न अस्पतालों यथा राजकीय अस्पतालों एवं अनुबंधित प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज कराया है। मथुरा की धार्मिक यात्रा पर आए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच सबसे पहले वृंदावन जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही मंदिर के सेवायत गोस्वामियों द्वारा प्रसादी पाटुका माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। राज्यपाल मनोज सिन्हा के वृंदावन आगमन पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और मंदिर के सेवायतों से औपचारिक वार्ता में कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के प्राचीन स्थलों की सुरक्षा और उन्हें विकसित करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वाराणसी में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2022 का कल से शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव के पहले दिन पुरुष नाटक का मंचन हुआ, जिसमें कानपुर के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने बताया कि ये सभी नाटक क्षेत्र के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव 5 दिसंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय नाट्य समारोह है जो कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसको यहाँ पे आयोजित कर रहा है। और इसमें जो 5 विभिन्न नाटक हैं और जो भी निर्देशक हैं, नाट्य निर्देशक, अधिकांशता उसमें से अवार्डी लोग हैं। अब जैसे संजय उपाध्याय जी हैं जो कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित हैं, उनका नाटक आ रहा है। प्रियंका शर्मा है, उनका नाटक आ रहा है जो कि संगीत नाटक अकेडमी युवा से सम्मानित हैं। शरद शर्मा जी जो कि मध्य प्रदेश से उज्जैन से आ रहे हैं, वो भी सम्मानित हैं। तो इस तरह से 5 विभिन्न नाटक हैं, 5 अलग अलग रंग के नाटक हैं। और बनारस में हमने इसको इसलिए प्लान किया क्योंकि बनारस जो है एक कहा जाए कि सांस्कृतिक नगरी रही है। यहीं से बड़े बड़े संगीतकार, नाटककार, अभिनेता यहाँ से निकले हैं। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 67वीं पुण्यतिथि आज संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने किए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला अनुपूरक बजट पेश। विकास को गति देने के लिए 33,789.54 करोड़ के बजट में औद्योगिकरण, निवेश प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली में भी मतदान हुआ। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में किया मतदान। नगर निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी। लखनऊ और कानपुर सहित 8 मेयर पद अनारक्षित। 17 नगर निगमों के मेयर सहित 760 निकायों के अध्यक्ष पद का आरक्षण तय। और विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुलायम सिंह के साथ एक संघर्षपूर्ण राजनीति का अंत। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। आप अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।